एजुकेशन का आगाज़ होने जा रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट का आगाज़ होगा जिसमें लोग जो है ह्यूमन राइट्स की तालीम हासिल करेंगे और अपने क्या हुकूक़ है वो जानने की कोशिश करेंगे। मज़ीद मैं गुफ्तगू किए बगैर मैं हमारे मौजूद मेहमान एडवोकेट अंजीत राज चेयरमैन के ऑर्गेनाइजेशन को दावत देता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। एडवोकेट अंजीत राज साहब डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। अंजीत राज साहब, मैं ख्वाहिश करता हूँ मुस्तफ़ा कादरी साहब से कि अंजीत राज साहब की गुलपोशी करें। इधर देखिए। मैं जनाब सत्यनारायण साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब सत्यनारायण साहिब, मुस्तफ़ा कादरी साहब, के लिए इंसानी हक़ों को जानने के लिए, और ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट आपके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो आम इंसान तक नहीं पहुँचे और नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज गेन करने के लिए ये इंस्टीट्यूट कायम किया गया है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आलोक मिश्रा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्रेस को मुखातिब फरमाएं, क्योंकि बहुत देर से वो इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें बैक टू बैक असाइनमेंट्स भी हैं। तो माजरत चाहते हुए मैं आलोक मिश्रा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्रेस को मुखातिब फरमाएं। बहुत कुछ गलत अफवाह है या बहुत गलत काम हो रहे हैं, ये हम लोगों को ध्यान में आया है। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए इसमें, कि कार्ड बना दिया, कार्ड रख लिया लोगों ने और उसका हो रहा है। तो हम लोगों ने उस दिशा में काम करना शुरू किया 2015 से। 2015 से हमने काम शुरू किया और करते करते 2016 तक हमको ये समझ में आया कि आम आदमी तक के हम लोगों को ज्ञान बांटना है। ज्ञान बांटने में सिर्फ उसके राइट्स उसको बताना है। तो उसके राइट्स अगर बताना है तो क्या करना है, तो अगर राइट बताना है तो वो तो पूरा लॉ या लीगल को पूरा पढ़ नहीं सकेगा, 4 साल का कोर्स है। तो हमने कुछ डिज़ाइन किया है, कोर्स हमने इस प्रकार का डिज़ाइन किया है जिसमें बेसिक एक 5 साल से बच्चे से लेके एक 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति तक के उसके ज़िंदगी में क्या क्या कानून, उसको इम्पोर्टेंट कानून पता होना चाहिए, ये हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। और हमारा तो हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत क्लियर है कि हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण रहे और उसे कानून का बेसिक नॉलेज रहे। जैसे उदाहरण के लिए मैं कई हम लोग दिल्ली जाते हैं या मुंबई जाते हैं और मीडिया हमसे पूछते कि आप करने क्या जा रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी से जाते समय आपको किसी ट्रैफिक पुलिस ने आपको पूछा तो आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, उसको क्या अधिकार है, आपके पास में क्या अधिकार है। ये छोटी छोटी चीज़ें, हम लोग कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा करने नहीं जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और छोटी चीज़ें का अगर ज्ञान अगर आता है तो वो भविष्य में बहुत ज़्यादा उन लोगों के यूज में आएगा।
तो हम लोगों ने इस प्रकार का सिलेबस डिज़ाइन किया है और भविष्य में हम मीडिया में भी आने जा रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि मीडिया के शॉर्ट कोर्सेज वो भी हम लोग इसी के अंतर्गत करने जाएंगे। जर्नलिज्म पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं और आज हम लोग जब आ रहे थे तो एक नई दिशा रेखा साहू मैडम जो हमारी डायरेक्टर हैं कि भाई क्यों ना हम इस चीज़ को एक स्वदेशी के साथ में जोड़ी जाए, रोजगार का अवसर भी क्या हम इसमें दिला सकते हैं। तो स्वदेशी ह्यूमन राइट्स, तो उसमें हम तो स्वदेशी को बोल रहे हैं कि बी इंडियन लर्न इंडियन, तो इस प्रकार का नारा देकर हम उस वे में भी आगे जा रहे हैं। और बाकी की अगर आपको कुछ प्रश्न है या कोई और चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। होम मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी से भी हमने इस दिशा में बात की है कि कानून लाया जाए। अभी महाराष्ट्र में अगर मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो हम कानून लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी अगर 3 साल का अगर हम डेटा देखें तो 3 साल में ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और उससे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि मीडिया वालों पे भी हमले हो रहे हैं और मीडिया वालों को जो हमले हो रहे हैं वो बढ़ गए हैं। तो बिहार में अगर आप देखिए, झारखंड में अभी देखें, अभी वो प्रमोद पांडे नाम का जर्नलिस्ट था, उनकी हत्या हुई, तो वो उस दिशा में भी हम लोग कार्य करते हैं। हमारा ये मानना है कि हम लोगों का इंस्टीट्यूट जो है वो हम लोग मेन फोकस जो कर रहे हैं कि जो थीम है ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स को थीम को बेसिक चीज़ें जो है वो जनता तक के पहुँचे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन हम अगर हर मुद्दे में जाएंगे तो हम लोग नहीं कर सकेंगे। शुरुआत हम एजुकेशन से करते हैं और हम एजुकेशन जैसे एक मुद्दा हमारे भाईजान बता रहे थे, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा मुद्दा रखा कि साहब ठीक है आप एजुकेटेड लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो एजुकेटेड नहीं है उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो एजुकेटेड नहीं, तो रीजनल लैंग्वेज, जैसे हम तेलंगाना में अगर बात करते हैं तो तेलंगाना में हम तेलुगु भाषा के कुछ लॉयर्स ट्रेन करेंगे और उनका सेमिनार्स करेंगे, जाके स्कूल्स में जाएंगे या आदिवासी जो एरिया है उस एरिया में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि 1 घंटा 2 घंटे का कि बेसिक चीज़ें क्या पता होना चाहिए, बच्चों के अधिकार क्या होना चाहिए, बुजुर्गों के पास में बैठने, बुजुर्गों के अधिकारों की बात करेंगे। फिर हम लोग जो धर्म गुरु हैं उन लोगों से मिल रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट काफ़ी होता है। तो मेरे कई मौलानाओं से चर्चा हुई इस बारे में, कुछ हिंदू धर्म गुरु से चर्चा हुई कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, वो भी प्रमोट करेंगे। जैसे जुम्मे की नमाज हुई, नमाज के बाद में मैं चाहूँगा कि भाईजान वहाँ पर कुछ बताएं कि भाई यही अधिकार है, हमारे बच्चों को यही अधिकार है, बुजुर्गों को यही अधिकार है, उर्दू में उसको हम प्रिंट कर लें, उनको दे दें। तो वो एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि उनके पास में छोटी सी किताब रहेगी जिससे उनको उनके अधिकार, उनका ज्ञान वो कर सकें। ये हमारा, यानी हम अगर शॉर्ट में अगर उसको अगर हम बोलें तो 4 साल का लॉ जो है वो हम 4 दिन में करने की बात कर रहे हैं। 4 साल में आप जो लॉ की डिग्री ले रहे हैं वो 4 साल के लॉ की डिग्री को हम 4 दिन की बात कर रहे हैं कि 4 दिन में आप पढ़िए, बेसिक उसमें प्रश्न रहेंगे, उसके बाद में भविष्य में ऑनलाइन एग्जाम की भी हम लोग बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मोटो और ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है कि हमको जन जन तक के लिए पहुंचाना है, उसके अधिकार का नॉलेज उसको देना है, उसका ज्ञान उसको देना है। और फिर उसके बाद में हम लोग एक कॉल सेंटर डेवलप करने वाले हैं भविष्य में। तो उस कॉल सेंटर में ये रहेगा कि पूरे देश को हम उससे जोड़ेंगे। जैसे आप मेंबर हैं, आपको कोई तकलीफ है तो लीगल एड आपको थ्रू वर्चुअल कॉल सेंटर को मिलेगा। ये एक योजना हम लोग करने जा रहे हैं। एक सिंगल नंबर रहेगा और वो जो है वो पूरे इंडिया से कनेक्टेड रहेगा। जैसे आपको लीगल कुछ सलाह चाहिए तो वो आप वहाँ पे आप रिकॉर्ड कर दीजिए, 24/7 शुरू रहेगा, आप रिकॉर्ड कर दीजिए, जो लीगल टीम रहेगी वो प्रश्न उस तक बराबर पहुँच जाएगा और आपका उत्तर आपके पास में आ जाएगा। तो आज हम देखते हैं ना, मैक्सिमम चीज़ों में देखते हैं कि कानून के, जैसे भाईजान अभी बता रहे थे कि जब हम लोग होटल में बैठे थे चर्चा चल रही थी, बता था लोगों को पता ही नहीं है कुछ, किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, किसी ने ये कर लिया, उसको पता ही नहीं है क्या है। तो अब उसको वो एक काम कर सकता है कि एक फ़ोन कॉल कर सकता है, 50 पैसे 1 रुपये खर्चा करके कॉल कर सकते हैं, मेरा नाम यही है, ये हुआ है। तो ये भी हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ले रहे हैं, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर जैसा आप बता रहे कि कॉल करने पर आप लोग उस पर एक्शन ले लेंगे, लेकिन बाद वक्त क्या होता है, नई जब ऑर्गेनाइजेशन बन रही है तो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जब पैसे कमाना शुरू करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब हो। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहिए?
नहीं देखिए, अगर पैसा कमाना था तो मुझे ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। क्या जो न्यू जब ऑर्गेनाइजेशन होती है, अभी ये हमारे लिए नाम न्यू है, ये ऑर्गेनाइजेशन न्यू है, तब इसमें जो है लोग ख्वाहिश रखकर आते हैं, या तो काम अच्छा करने नहीं देते, अगर वो काम करता है तो फिर पैसा देता है, तो उसके लिए आप क्या एक्शन है? हमने क्या किया है, हमने इसका डिज़ाइन जो किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन का हमने डिज़ाइन इस प्रकार से किया है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो 5 पैनल डायरेक्टर है उनके पास में रखा है। तो हम लोगों को कोई भी अगर चीज़ करना है, तो अभी तक क्या होता था कि मैंने आपको अपॉइंट कर दिया, आप क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि फीडबैक मुझे नहीं आता था। अभी मैंने क्या किया है कि 3 वे कम्युनिकेशन सिस्टम रखा है कि आप अगर हैं तो आपने अगर किसी को अपॉइंट किया है तो वो भी मेरे से कनेक्टेड है। ये नहीं है कि आपने उसको बना लिया तो मुझे पता नहीं है। तो उसको हमने क्या किया है कि फीडबैक सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन किया है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से डिजाइन किया है। कितने लोगों को मालूम है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का एप्लीकेशन कैसा लिखना है? तो ये जो चीज़ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार उसको पता हो जाए कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन में वो ये इन्फॉर्मेशन बुला सकता है, और ये कौन से कानून के अंतर्गत बुला सकता है, ये कानून है। बस इससे ज़्यादा उसको नहीं बताना है मुझे। इससे ज़्यादा बताऊंगा तो फिर तो बहुत डेप्थ हो जाएगा वो। तो मेरे को विषय को टच करना है। टोटली लॉ ओबीडिएंट सिस्टम्स बना रहे हैं पूरा। हाँ, कैसा और उसमें हम लोग और एक चीज़ ऐड कर रहे हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप फॉर एग्जांपल आपने 10th पास किया है या 8th पास है, आप 8th पास है तो आपको तो कुछ नहीं पता है, आप अपने बिजनेस में लगे सब हो गए, लेकिन हमारा ध्यान उस व्यक्ति पे भी है। आपने डिग्री लेना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। आपको कोई सर्टिफिकेट देना है और सर्टिफिकेट उसको नौकरी नहीं करवाना है मुझे उसके अधिकारों का उसको ध्यान बताना है और उसका नॉलेज उसको देना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव। उसमें एजुकेशन कहीं नहीं आ रहा है बीच में। भाई जान ने तो एक बहुत अच्छी बात बोली कि सर जिसको पढ़ते लिखते नहीं तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको सबसे ज़्यादा आवश्यक है। महाराष्ट्र में लॉन्च किया है और ये तीसरी जगह है जो मैं हैदराबाद में भी लॉन्च किया है। और जो हमने जो सिलेबस रेडी किया है तीन प्रकार का है। एक बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ जो 1 वीक का कोर्सेस है। एज ए लॉयर हमारे लॉयर्स ग्रुप का 50 लॉयर्स का ग्रुप है, ईच स्टेट में हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा सिलेबस रेडी किया है, जिसमें जो हमारे जो काफ़ी वरिष्ठ काफ़ी एक्स जस्टिस हैं उन लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है और CBI डायरेक्टर हैं तो वो लोग हमारे एडवाइज़र हैं। तो हम लोग मिलके जो सिलेबस है 1 वीक 15 डेज और 1 मंथ एंड 6 मंथ का पूरा सिलेबस रेडी किया है। इसमें हम लोग आज के डेट में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनके पास समय की कमी रहती है, तो उनके समय की कमी के हिसाब से हमने 1 वीक का 1 मंथ का 15 डेज का पूरा कोर्सेस हमने रेडी किया है। अच्छा, एक्चुअली मैं इसके पीछे की एक और भूमिका आपको बता दूं कि ये प्रेरणा हमको कहाँ से मिली। मैं खुद इंजीनियर हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने मैनेजमेंट में। तो मैं थाईलैंड जा रहा था तो मुझे एक फ्लाइट में बुक मिली 7 डे मैनेजमेंट। तो 7 डे मैनेजमेंट पढ़ने के बाद में मैंने सोचा कि अगर 7 दिन में आप MBA कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो लॉ क्यों नहीं कर सकते। यहाँ से ये शुरुआत हुई कि भाई 7 दिन में अगर मैनेजमेंट हो सकता है तो लॉ क्यों नहीं हो सकता। तो फिर एडवोकेट अंजीत हैं, काफ़ी लोगों से फिर हमने उस पर डिबेट हुआ हम लोगों का आपसे ढूंढ कि भाई ये कैसा था। बोले कि लॉ तो हो ही नहीं सकता। नहीं ठीक है, 100% नहीं होगा, 60% 70% बेसिक लोगों के। फिर हम लोगों ने प्रॉब्लम देखी कि कोई किस विषय पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसके ऊपर ज़्यादा हम बच्चों के प्रॉब्लम्स अलग थे, बुजुर्गों के प्रॉब्लम अलग हैं। और आज के इसमें आज जो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने देखा, जैसे हम हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी है, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर, पूना में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस में महिलाओं को अपने अधिकार नहीं पता है, पुरुषों को भी अपने अधिकार नहीं पता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में थोड़ा सा समझ किया। तो ये सब चीज़ें करते करते धीरे धीरे, और ये तो कैसे अपडेट होने वाला है। हॉस्पिटल नेग्लिजेंसी के बारे में, आप हॉस्पिटल में मरीज को ले जा रहे, बताओ उसको मालूम होना है। अभी अगर हमने ये बता दिया आपके साथ ये ज़मीन है 10 एकड़ में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, ये सरकारी ज़मीन पे बना है, इसमें BPL कार्ड धारकों को इट्स मैंडेटरी कि उनको फ्री में इलाज करना, पता ही नहीं है उसको। तो फिर हम ये बात करेंगे कि वहाँ पे आप ये बोर्ड लगाइए, या उसको मालूम रहे कि मेरे BPL कार्ड मेरे पास में होना चाहिए। बताइए पूरा। मैं आपको अभी जो है ये तो मैं कैसा है कि क्योंकि मैं भी खुद मीडिया में हूँ, मुझे वो सब चीज़ें पता है, इसलिए मैं तो एक ब्रीफिंग आपको कर दे रहा हूँ
बाद में आपको नोट तो वो सब मैं दे दे रहा हूँ, उसमें सब चीज़ें दी हुई। हैदराबाद में कौन इंचार्ज रहेंगे सर, किस तरीके से काम? अभी जो ये है हम लोग का फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में अभी हम लोग मुस्तफ़ा कादरी जी को स्टेट इंचार्ज कम डायरेक्टर नॉमिनेट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग वर्किंग कमेटी भी फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद अभी हम लोग सिलेबस भी हम लोग का भी पूरा नेक्स्ट मंथ में रेडी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट मंथ हम लोग वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट मंथ वापस आके इसको काफ़ी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस भी यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। यहाँ पे सारा वर्किंग कमेटी भी डिक्लेयर करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ आके भी हम लोग ये करने वाले हैं। अभी फर्स्ट टाइम हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं कि जो स्टेट इंचार्ज मुस्तफ़ा कादरी को हमने ये किया, नॉमिनेट किया है, और भी जो वर्किंग कमेटी है जिसमें इब्राहिम जी हैं, सत्यनारायण जी हैं और काफ़ी लोग हैं जो हम लोग को हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत जल्द सर इवनिंग में सर मे बी नेक्स्ट मंथ में हम लोग पूरा कमेटी डिक्लेयर करेंगे। और अगर आप लोग कुछ रीजनल लैंग्वेज में, कुछ तेलुगु लैंग्वेज में अगर कुछ आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे सत्यनारायण जी हैं, वो आपको क्लियर कर देंगे। तेलुगु में आप बता दीजिए, तेलुगु से रिलेटेड तेलुगु में अगर प्रश्न हो तो ప్రెసిడెంట్లకు సాయంత్రం వేళ శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ అసోసియేషన్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఈరోజు ఏర్పాటు చేసినటువంటి యూనివర్సల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఈరోజు ఒక ఆర్గనైజేషన్ని స్థాపించడం జరిగింది. ఐహెచ్ఆర్ఏకు అనుబంధంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క సంస్థ 2005లో ఐహెచ్ఆర్ఏ ఫామ్ అయింది. దానికి సంబంధించినటువంటి రంజిత్ రాజు ఈ ఫౌండేషన్కు చైర్మన్గా ఉన్నారు. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు హైదరాబాద్లో అంటే తెలంగాణ స్టేట్లో గతంలో గుజరాత్, మహారాష్ట్రలో ఆల్రెడీ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ స్థాపించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే తెలంగాణ స్టేట్లో ఈరోజు ఈ ఫౌండేషన్ని స్థాపించడం జరుగుతుంది. దాంట్లో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ కాదు. ఇంతకుముందు ఒక మిత్రుడు అడిగాడు, మనీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది, మిస్మేనేజ్మెంట్ అవుతుంది, దానికి సంబంధం లేదు, ఇది రిలేటెడ్ కాదు. ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం, హ్యూమన్ రైట్స్ ఎక్కడైతే వయలేట్ అవుతున్నాయో, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కావచ్చు, పోలీస్ వైలెన్స్ కావచ్చు, ఇంకే రకమైన వైలెన్స్ ఉన్నాయో దాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం, పీపుల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం, ఎట్లా మన రైట్స్ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలనే దాని మీద ఒక సర్టిఫికేట్ కోర్సుని ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ అంటే ఒక 6 నెలల కోర్సు, 1 మంత్ కోర్సు, ఒక సర్టిఫికేట్ కోర్సు మాత్రమే. దీనికి యూజీసీకి అప్లై చేయడం జరుగుతుంది, అక్రెడిటేషన్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది రాబోయే కాలంలో. ప్రస్తుతం లాంచింగ్ ప్రోగ్రాంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఈ ఫౌండేషన్కు ఈరోజు మన తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించి ముస్తఫా గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా కూడా ఒక బ్రోచర్ రిలీజ్ ఉన్నది. ఇప్పుడు దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ స్టేట్ కొంత గవర్నెన్స్ కమిటీ, మరి అలాగే తెలంగాణ స్టేట్ కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి కూడా బాలరాజ్ అని తను కూడా హ్యూమన్ రైట్స్లో ఆల్రెడీ పనిచేస్తున్నాడు, సునీల్ చేస్తున్నారు, ఇంకా అనంత్ శర్మ, వీళ్ళంతా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఈ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए जो प्रोस्पेक्टस है उसका लॉन्चिंग भी हम अभी कर दे रहे हैं। भैया आप आ जाए सत्यनारायण साहब ज़्यादा है
की तारीख में एक नया इंस्टीट्यूट ईजाद हुआ है इंसानी हुकूक़ और क़ानून के बारे में, जिसका नाम है यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन फाउंडेशन। ये हमारा जो इदारा रहेगा, हम ये कोशिश करेंगे कि हर इंसान को उसके जो बुनियादी हुकूक़ है उसके पास उसके हक़ से पहुंचाया जाए। और हम गवर्नमेंट से भी ये डिमांड करते हैं कि ये जितने स्कीम्स हैं, शादी स्कीम, लैंड स्कीम, हाउस स्कीम, आरोग्यश्री स्कीम और कई सारे स्कीम्स जो गवर्नमेंट आम पब्लिक के लिए क़ायम करती है, वो आम इंसान को उसके हुकूक़ नहीं मिलते। कारोबार के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं कि आम इंसान को, वो भी जो है कोई इंसान को नहीं पहुंचते हैं। और सब्सिडी रहती है हर इंसान को, चाहे माइनॉरिटी हो, SC हो, ST हो, BC हो या अदर कैटेगरीज, कोई भी कैटेगरी हो, हर इंसान को गवर्नमेंट स्कीम कायम की है। लेकिन ये मीडिएटर्स, ब्रोकर्स और चंद बदनाम ज़माने के लोग इस काम को ख़राब कर देते हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करेंगे, हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे इस चीज़ के लिए कि ये सब चीज़ें सिंगल विंडो कर दी जाए, ताकि हर इंसान को अपना हुकूक़, हक़ ईमानदारी से मिल सके। ना उनको सेहत का ख्याल किया जाता है उनकी, आम इंसान की, ना उनकी बुनियादी हुकूक़ का, रोटी, कपड़ा, मकान, कोई चीज़ का जो है उनको जो है हक़ नहीं दिया जाता सही तरीके से। उसका हक़ लड़के आप लोग हम बराबर जो है इंस्टीट्यूट फॉर्म करेंगे, उसके बाद जो है ये काम जो है धीरे धीरे हम आगे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।